नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग मेदो रोग यह अध्याय शुरू किए हैं, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से अभी वर्णन जो लिखा है अपने ग्रंथों में वह देखेंगे। जब हम प्रमेह व्याधि पढ़ते हैं तो उसके बाद में मेदो रोग बताया है, तो टीकाकार क्या बोलते हैं कि बिना प्रमेह प्रमेह अप्यताम जायन्ते दुष्ट मेधसा इत्यत्र मेधा संकीर्णान मेधसो दुष्टैरभिधानम मेधो दुष्टया च स्थौल्यम मधुरो अन्नरस इति मधुर प्राय आम इवान्नरस सभमन स्नेहन मेधो अनबति जनयति सुश्रुते अप्युक्तम आम इवान्नरसो मधुरतरस्य भवति इत्यादि ननु मेधस्विन तीक्ष्णाग्नि त्वात् कथमाम इवान्नरसो भवति यदुक्तम चरक चरण संदुष्यत्य अग्निम चरक सूत्र अध्याय 21 थी। इसका मतलब यह है कि बिना प्रमेहम इत्यादि पद्यांश में पीड़िकाओं के हेतु रूप दुष्ट मेद का भी ग्रहण किया गया है। मेद के दूषित होने से स्थौल्य या स्थूलता मोटापा रोग हो जाता है। मधुर अन्न रस इत्यादि से मधुरांश बहुत आम के समान व अन्न रस होता हुआ अपने स्नेह से मेद को उत्पन्न करता है। मतलब जो ऐसा आहार विहार का सेवन किया जाता है कि बहुत ज्यादा वह मतलब ऐसा आहार रस बनता है जो मधुर अन्न से बना हुआ आहार रस है। वह क्या करेगा कि अपने स्नेह से मेद को उत्पन्न करता है। अर्थात मधुर प्राय आहार रस जब ठीक ठाक परिपाक नहीं हो जाता है तब कफ प्राय मधुर आहार रस स्नेह से केवल मेद की पुष्टि करता है। मतलब ये आहार रस ऐसा है कि जो मेद की ही पुष्टि कर रहा है और दूसरे धातु की पुष्टि नहीं कर रहा है। तो इस तरह से टीकाकार बताते हैं। जब हम टीका पढ़ते हैं ना तो हमें और अच्छे से स्पष्ट होता है कि ये आहार रस में ही दुष्टि है। मतलब ये आहार रस मधुर रस है, मधुर रस युक्त है और यह स्नेह युक्त है बहुत ज्यादा, और इससे केवल और केवल समान से समान की वृद्धि होती है। तो वैसे ही इससे मेद धातु की ही पुष्टि हो रही है। सुश्रुत में भी कहा गया है कि अन्न रस मानो आम रस के समान ही होता है और आहार रस अन्य रसों की अपेक्षा मधुरतर होता है। सुश्रुत भी ये बोलते हैं, तभी वो मेद रोग उत्पन्न करेगा। अगर वो आहार रस में ऐसा चीज खाया ही नहीं गया है तो वो नॉर्मल होगा, लेकिन ये अन्न रस के जैसा आम रस के जैसा होता है, आम युक्त रस के जैसा होता है और यह मधुरतर होता है। और इस प्रकरण में शंका उत्पन्न होती है कि मेदुसी मनुष्य की पाचक अग्नि अति तीक्ष्ण होती है,
फिर वह अन्य रस आम की तरह क्यों रहता है? क्योंकि चरक में भी कहा गया है कि चरण संदुष्ट त्याग्नि, अर्थात दुष्ट में द्वारा मार्गवरोध में वायु अधिकतया कोष्ठ में ही विचरण करता हुआ कोष्ठाग्नि को प्रचंड कर देता है, तब भुक्त आहार को शोषित कर देता है। ऐसा चरक सूत्र स्थान अध्याय 21 में बोला है। तो इसका अर्थ इसका उत्तर देते हैं कि अग्नोच मंदे आमोत्पाद यदा आमाशयस्त कायाग्नि दौर्बल्यात् विपाचिता आद्य आहार धातुर्यः सामिति कृतितः इति उच्यते श्लेष्मला आहार अध्यशनशीलत्वेन कदाचित् काल व्यतिक्रमेण क्रम भोजनेन च बहुविकार कारणानि व्यापत्ते अन्न रसस्या अतुल्य अथवा मधुरतरान्न रसोन्नपलिप्तेर अन्नवः स्त्रोतसे सर्वं यवान्न रसो मधुरतरो निष्पद्यते यथा पित्तयुक्त अन्नवः स्त्रोतसि मधुरस्यापि विदाः यदुक्तं स्त्रोतसन्निवहे पित्तं पक्तो वा यस्य तिष्ठति विदाहि भुक्तमन्यद्वा तस्याप्यन्नं विदह्यते। सुश्रुतसूत्र अध्याय 46। इसका मतलब ये है कि आम की उत्पत्ति तो पाचक अग्नि के मंद होने से होती है। आम का लक्षण कहते हुए कहते हैं कि आमाशयस्थ में स्थित आहार के प्रथम परिणाम रस धातु के कोष्ठ के अग्नि के मंद होने से ठीक ठीक परिपाक नहीं होता है, तब इसकी आम संज्ञा हो जाती है। इसका समाधान कहते हुए कहते हैं, लिखते हैं कि अधिकतया श्लेष्मल आहार के सेवन करते रहने से अथवा अध्यशन पूर्व भोजन के पचने के बिना ही ऊपर से और खा लेने से भुक्तस्योपरि भोजनम, भुक्तोपरि भोजनम को अध्यशन कहते हैं। ऐसे करते रहने से तथा कभी आहार काल का व्यतिक्रम उल्लंघन करने से, मतलब भूख लगी है लेकिन खाना नहीं खाया, तो काल का व्यतिक्रम उल्लंघन करने से भोजन करने से अनेक प्रकार के रोगों के कारण साधनभूत पाचक अग्नि के नाश और मंद हो जाने के कारण आहार रस आम के तुल्य हो जाता है, अथवा अन्नवाही स्रोतों के मधुरतर अन्न के उपलिप्त हो जाने के कारण सब प्रकार का आहार रस अतिशय मधुर हो जाता है। जिस प्रकार पित्तयुक्त अन्नवाही स्रोत में पहुंचकर मधुर रस का भी विदा हो जाता है। सुश्रुत में भी इसी अभिप्राय को स्पष्ट किया गया है कि जिस मनुष्य का अन्नवाही स्रोत में पक्ति स्थान में विदाही पित्त अवस्थित रहता है, उस मनुष्य का आहार रस भी विदग्ध हो जाता है, मतलब वो कच्चा कच्चा आहार रस रहता है। सुश्रुत सूत्र स्थान अध्याय 46 में बताया है। इति स चाम्य तुल्यत्वदाम इत्युच्यते अशक्त सर्व कर्मस्वेति मेधसा स्वकुमार्यात् शूद्र श्वासः वृक्षास आयस्वद्भव इत्यादिना अभिहिता। प्रथमं कस्मात् उच्छ्वास अवरोधः चरण संजुष्यत्यग्निमिति मेधो रुद्ध मार्गत्वात् कुम्भकार पवनन्यान्यो आंतर्बलवान वृद्धो वायुरग्नि दीपयति अतिवृद्धस्तु वायुरग्निवैषम्य जनकः विकाराश्चाप्नुते घोरानिति वात विकार अन्यतमान काल व्यतिक्रमात् भोजन काल व्यतिक्रमात् विकारान दारुणमिति प्रमेय पीड़का ज्वर भगंदर विद्रदी वात रोगाणाम अन्यतमान अयथोपचयो उत्साहिति अयथावन्मासोपचय उत्साहश्च यस्य स तथा। मतलब ऐसा बता रहे हैं कि आम के तुल्य गुण होने से उस आहार रस को भी आम कहते हैं। मतलब वैसे ही आम के जैसे ही है, तो आहार रस भी ऐसा बन रहा है जो मधुर रस प्रधान है, क्योंकि ऐसा हेतुओं का सेवन किया गया है। मेद के मृदु और कोमल होने से मेदस्वी सब कामों में अशक्त हो जाता है, उसको शुद्र श्वास लगता है। शुद्र श्वास का लक्षण है कि रुक्षात आयसोद्भव कोष्ठे शुद्रोभात उदरयन इत्यादि पद में सर्व द्वारा इसी ग्रंथ के श्वासोधिकार में लिखा गया है। अकस्मात श्वास रुक जाने को या खर्राटे को क्रथन कहते हैं। फिर बोल रहे हैं चरण संदूषित अग्नि, अर्थात मेद से जब वायु के मार्ग अवरुद्ध हो जाते तब अवरुद्ध वायु कुंभकार पवन न्यास से कुंभकार का आवा आग देकर ऊपर से आच्छन्न कर दिया जाता है। आवा के अंदर रुका हुआ वायु अग्नि को अंतर्दित करता हुआ घट्टादि भांड पक जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुम्हार जब कोई भी चीज बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आवा में अंदर अग्नि रहती है और अग्नि में वो मिट्टी के बर्तन रख देते हैं, कच्चा मिट्टी के बर्तन, और फिर वहां पे अग्नि जो रहती है वो उसको पका देती है। उसी तरह से यहाँ पर अग्नि जो है वह इतनी प्रवृत्त है, जाठराग्नि, और मतलब वो क्या है कि खाए पिए जो है वो सब पच जाता है। और फिर उसके बाद में जब धात्वग्नि लेवल पे जाता
है आहार रस, तो वहां पर केवल और केवल मेद की अग्नि जागृत रहती है और वह क्या करती है कि केवल और केवल मेद बनाएगी, ऐसा रहता है। तो बढ़ा हुआ वायु अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, अतिवृद्ध वायु अग्नि वैषम्य कर देता है। अग्नि वैषम्य से कई प्रकार के वातजन्य घोर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। काल व्यतिक्रम, भोजन के नियत काल में व्यतिक्रम, आगा पीछे होने से, अर्थात जब वातावरण से आहार का शीघ्र पाक हो जाता है तब मेदस्वी को अत्यंत क्षुधा लगती है, और इस क्षुधा के लगने पर यदि उसे उचित आहार न मिलेगा तो घोर रोग उत्पन्न हो जाने का भय रहता है। इसी प्रकार इन वातादि दोषों के अत्यंत प्रकोप से प्रमेह पीड़िकाएं हो जाती हैं, डायबिटिक वुंड हो जाता है, फिर ज्वर होता है, भगंदर होता है, विद्रति होता है, कई एक और घोर और दारुण वात रोग हो जाते हैं। अयथोपसाहो अयथोपचयोत्साह, इसका अभिप्राय है कि शरीर पर मांस का ठीक ठीक उपचय नहीं होता है, और इसी प्रकार उसके उत्साह का भी ठीक ठीक उपचय नहीं होता है। अर्थात अति स्थूल व्यक्ति गोबर का ढेर सा प्रतीत होता है। गोबर का ढेर देखा होगा, वैसे ही जो स्थूल व्यक्ति है ना वो भी वैसे ही दिखाई देता है, बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है। उसके बाद में बोल रहे हैं कि अंग प्रत्यंगों में मांसादी का विषम विन्यास होता है, मतलब मांस भी अच्छे से नहीं रहेगा। शारीरिक विषमता से उसके मानसिक बल में भी विषमता आ जाती है, इसलिए ही उत्साह मनोबल की स्थिति में विषम में आ जाता है। मेंटली भी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, जो बहुत ज्यादा मोटे लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल रहते हैं, बहुत ज्यादा मेंटली भी वीक होते हैं, शारीरिक रूप से भी वीक रहते हैं, केवल मेद दिखता है उनको बस। प्रमेह रोग के पश्चात मेद रोग का निदान लिखते हैं कि व्यायाम न करने से, दिन के समय सोने से, कव प्रधान आहार सेवन करने से, मनुष्य का मधुर आहार रस प्राय स्निग्ध श्लेष्मल होने से शरीर में मेद की वृद्धि कर देता है। मेद की अत्यंत वृद्धि से अस्थि आदि धातुओं का पोषण नहीं होता, केवल मेद ही मेद शरीर के चारों ओर मढ़ जाता है और मनुष्य फूलकर कुप्पा जैसा बन जाता है। इसलिए मेदस्वी मनुष्य किसी भी काम करने में शक्ति युक्त नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त उसको शुद्र श्वास रहता है, बस चलने में सांस फूलता है, तृष्णा बहुत प्यास लगती है, मोह मतलब डिल्यूजन, क्या करना है क्या नहीं वो उसको समझ नहीं आता, निद्रा आती है बहुत ज्यादा, प्रथन मतलब श्वास की रुकावट, और निद्रा प्रथन मतलब सोते समय खराटे भरना, अंग साध शुदा स्वेद तथा स्वेदजन्य दुर्गंध और बगलगंध आदि दोषों से युक्त, अल्प प्रमाण साहसहीन तथा अल्प मैथुन करने में, अल्प मैथुन वाला होता है, मतलब वो मैथुन भी नहीं कर पाता। मेधा प्रायः सब प्राणियों के उदर प्रदेश या सूक्ष्म अस्थियों में संचित रहता है, इसलिए प्रायः मेदस्वी मनुष्य का पेट ही आगे बढ़ जाता है। मेद द्वारा जब वायु के भाग रुक जाते हैं तो रुका हुआ वायु, अब मेद है वो उसने स्त्रोतरुत कर दिया सब जगह, तो वो वायु कहाँ रहेगा, वो ज्यादातर कोष्ठ में रहता है, कोष्ठ में विचरण करते वक्त कोष्ठाग्नि को ही प्रज्वलित करता रहता है वायु। जैसे आहार का समय समय परिपाक होने की अपेक्षा शोषण अर्थात अति शीघ्र पाक हो जाता है, इस प्रकार आहार के शीघ्र अति शीघ्र परिपाक से मेदस्वी को भूख की अति शीघ्र भड़क उठती है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा, नॉर्मल से भी ज्यादा उसको भूख लगती है, और उस समय उसे भोजन न मिलने पर कई प्रकार के वातजन्य घोर रोगों का आक्रमण हो जाता है। और मोटे लोगों को बहुत भूख का आपने खाना नहीं दिया तो उनको और ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अग्नि और वायु ये दोनों ही विशेषतया महान उपद्रव कारक होते हैं, या भड़के हुए स्थूल मनुष्य को इस प्रकार दग्ध कर देते हैं जैसे दावाग्नि वन को दग्ध कर देती है, जैसे जंगल की आग है वो पूरा जंगल को जला देती है, उसी तरह से स्थूल मनुष्य का जो अग्नि है वो इतना प्रदीप्त होता है, और उसने खाना नहीं खाया ना तो बहुत ज्यादा उसका साइड इफेक्ट होता है। इस प्रकार अन्य धातुओं के बलांश से के ह्रास और मेद की अतिवृद्धि होने से सहसा ही वातादि दोष भड़क कर शरीर में अनेक प्रकार के दारुण रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे शीघ्र ही जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है। मेद की अतिवृद्धि से मनुष्य अति स्थूल हो जाता है, और उसके लक्षण कहते हैं मेद के और मांस की अतिवृद्धि से, खासकर मेद की अतिवृद्धि से मनुष्य का जो स्फिक है, जघन प्रदेश है, उधर स्तन थिरकने लगते हैं और तोंद निकल जाती है, और अन्य भी अंग प्रत्यंग में उपचय यथावत नहीं होता है, और ये पीछे कह गए मनुष्य का गोबर सा लोदा हुआ या फुटबॉल की तरह गोला सा दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त उसे उत्साह और मानसिक बल का भी यथावत उपचय नहीं होता है। मोटा मनुष्य को जोश तो लक्षण उत्पन्न होता है, किंतु दूसरे क्षण वो ठप हो जाता है, मतलब उसमें मेंटली भी बहुत ज्यादा वीकनेस रहता है, थोड़ा जोश दिखेगा लेकिन बाद में वो नेक्स्ट कुछ सेकंड में बहुत डिप्रेशन में जाता है। ऐसे व्यक्ति को अति स्थूल कहते हैं। अति स्थूल और अति कृश इन दोनों के मुकाबले में अति स्थूल मनुष्य को हीन और अति निंद माना गया है, यद्यपि दोनों निंदनीय होते हैं।
मेदोवृद्धि वास्तव में उन धनपतियों रोग होता है जिनको शारीरिक और मानसिक शक्ति का व्यय नहीं होता है और आराम से लेटे हुए इशरत उठाते हैं, ऐशो आराम उठाते हैं। अन्यथा वसा तो मांस का शुद्ध स्रोत है, जीवन शक्ति को प्रज्वलित रखने और शारीरिक उष्णता को स्थिर रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट धातु है, किंतु जब दुष्ट मेद का रूप धारण कर लेते हैं तब बिल्कुल इससे प्रतिकूल हो जाता है, जैसे कि हम ऊपर कह आए हैं। इसके अतिरिक्त जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके विकारों में भी अति स्थूलता हो जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी रहता है, या थायराइड ग्रंथि के भी विकारों में अति स्थूलता हो जाता है। उनके लक्षणों में विशेषता यह है कि शरीर अत्यंत ही स्थूल हो जाता है, शरीर के रोम गिर जाते हैं, अस्थियां कमजोर पड़ जाती हैं और स्वभाव से भी कोमलता आ जाती है और स्त्रियों की से भाव उत्पन्न जाते हैं। ऐसे होने पे मोटापे में मनुष्य की मांसपेशियां दुर्बल हो जाती हैं और उदर और स्तनों की वृद्धि नहीं होती, परंतु सारा शरीर मोटा होकर बेडौल हो जाता है। मांसपेशियों की दृढ़ता के कारण मनुष्य का अधिक परिश्रम करता रहता है, लेकिन मांसपेशियां इसमें कमजोर हो जाती हैं। ये इनका टिपिकल सिम्टम्स बता दिया है। और अगर हम लोग देखेंगे, ग्रंथों में बताया कि कार्श में वरम स्थौल्यात् नहीं स्थौलस्य से भेषजम, मतलब इन्होंने बोला है कि पतला इंसान रहना ज्यादा सही है, लेकिन मोटा होना अच्छा नहीं है। नहीं स्थौलस्य से भेषजम, मोटापे का देखा जाए तो कोई भी इलाज नहीं है, उसमें कम खाना और हिसाब से खाना ही मतलब चिकित्सा है। रोगी संयमी हो, पथ्यापथ्य का अवलंबन निष्ठा से करने वाला हो और उपचार दीर्घ काल तक किए गए तो व्याधि बहुत कष्ट से कम होता है। ये यापे बनता है। व्याधि स्वभाव के कारण धात्वाग्नि मंद होने से पथ्यापथ्य रुग्ण को अप्रिय होने से उपचार और पथ्यापथ्य अधिक दिन तक संभालना रुग्णों को काफी कठिन होता है, यह सत्य है। अभी आप लोग बताइए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर शशि मैम, आप कुछ बताइए, मोटे पेशेंट आपने देखे हैं? हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम तो जहाँ पंजाब में रहते हैं वहाँ तो मेजोरिटी लोग मोटे होते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि जब आज से 20-25 साल पहले हमारे यहाँ यूपी में लड़कियों का वजन 35-40 या मैक्सिमम 45-50 होता था, मतलब जो मोटी भी होती थी वो 50 kg की होती थी। उस टाइम भी हम यहाँ पर लोगों के वेट देखते थे 70-75, तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये वेट ही लिखा है, कुछ और लिखा है। और अभी तो 100-125 तक की भी लेडीज होती है, मतलब हाइट बहुत ज्यादा नहीं रहेगी, 5 फुट 6 इंच या 7 इंच हुई, या मान लो 5 फुट ही 1-2 इंच, तो भी 100 kg तक वेट होता है पंजाब में। तो ये तो रहता है ये। और ये है कि मोटे लोग जो मेजोरिटी जितने मैंने देखे, एक लोग को छोड़ करके अधिकतर लोगों के अंदर इमोशनली भी इम्बैलेंस होते हैं। जैसे आपने बोला कि बहुत जल्दी डिप्रेशन में आएंगे या बहुत जल्दी और परेशानियां होंगी। जैसे अभी जो मैं अपने एक लोग का बता रही थी कि 127 kg वेट है, उस बंदे को कल ऐसा हुआ, कल या परसों, कि एक बार 2 बार वॉमिटिंग हुई हो और 1-2 बार लूज मोशंस हुए होंगे। तो उतने भर में उसने समझा कि मैं तो गया। तो ये मतलब इससे आपका मेंटल स्टेट पता चलता है ना कि आप कितने साउंड हो किसी चीज को। हमने कहा ऐसा थोड़ी होता है। जैसे कि उसके अभी दोस्त की डेथ हुई है, ही वाज 37 ईयर ओल्ड ओनली। उसको मतलब कुछ डाइजेस्टिव ट्रबल ही था शायद 1 दिन पहले से, मुझे लगता है सीवियर हार्ट अटैक आया था। तो ये चीज है सर। तो ये तो है कि मोटे लोग मतलब फिजिकली और इमोशनल दोनों तरह से इम्बैलेंस होते हैं सर। तो आप लोग क्या ट्रीटमेंट देते हैं वहां पर मैं ऐसे? एक मिनट बता रहा हूँ सर, मैंने नस लिया ना, बार बार मेरे मुंह अच्छा में। ठीक है, तब तक कोई और बताइए। डॉक्टर वर्षा मैम, आप मोटे लोगों में क्या ट्रीटमेंट देती हैं? वर्षा कौशिक मैम आप बताइए। प्रशांत भट्ट जी आप बताइए। कोई बोलिए, ट्रीटमेंट क्या आप प्रणाम सर। लोग देते हैं? डॉक्टर आशा मैम आपके पास आते हैं, आप क्या देती हैं? वर्षा मैम बताइए। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर मेरे पास जो एक पेशेंट आई थी उसको मैंने मेदोहर गुगुलू और आरोग्यवर्धिनी उसकी मतलब अग्नि तीक्ष्ण करने के लिए दिया था और लेखन वस्ती दी थी। तो जी 15 दिन में उसका 6 किलो वजन कम हो गया था। अच्छा, लेखन वस्ती से। जी सर। जी, उसमें क्या क्या द्रव्य रहते हैं, घटक द्रव्य? मैंने तो सर त्रिफला क्वाथ में यवक्षार और गौमूत्र और मधु ये कॉम्बिनेशन में दिया था। अच्छा, बहुत अच्छा। सर ठीक है, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।
डॉक्टर विनीता चौहान मैम, आपने मोटे लोगों पे इलाज किया है? जी सर, प्रणाम सर। सर हाँ मेरे पास नेबर थी, मैंने उनको मेदो हर गुगुल कृष्णादि लॉ और खाने के लिए वो डाइट में बोला था, कंट्रोल करने के लिए, थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। उनका मतलब जी 10 दिन में 2-3 किलो वेट तो कम हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। लोगों को ये है ना कि डाइटिंग ना करनी पड़े, एक्सरसाइज ना करना पड़े, मेडिसिन ना खानी पड़े। फिर मैंने कहा मेरे पास तो कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो ये इनमें से कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। फिर एक और पेशेंट आया था सर, वो 23rd ईयर्स का था, उसका वेट 113 kg। तो उसका भी सेम सीन था, उसका इवन ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। तो मैंने उसको मेडिसिन दी, उसको एक्सरसाइज करने के लिए बोला, फिर बस्ती के लिए भी बोला था। ट्रीटमेंट मतलब लोगों को ना यहाँ पे ये है कि कुछ भी करने के लिए कह दो, बस डाइटिंग करने, खाना मत बोलो। तो मैं मेडिसिन ले गया वो, फिर दोबारा उसने वो नहीं किया, फॉलो अप नहीं किया। मतलब इतनी कम एज में इतना ज़्यादा वेट, तो पता नहीं लोगों को यहाँ पे। और सर वो थे ना, वो वाले अंकल थे जो जिनको पैरालिटिक अटैक आया था, वो भी एक्सपायर हो गए सर। जी सर उनका भी मतलब वो रिकवर कर गए थे पैरालिसिस से। उसके बाद क्या हुआ कि उनका मतलब 1 पॉइंट समथिंग बिलीरुबिन उनका बढ़ा हुआ था। मेरे से जब ट्रीटमेंट ले रहे थे तो मैंने उनको जी यूज पे ही रखा हुआ था, और सब कुछ उनका मतलब जैसे पहले उनके यूरिन में ब्लड वगैरह आ रहा था वो भी ठीक हो गया था, भूख भी लगने लगी थी, रिकवर कर रहे थे सर। फिर उनको लगा कि ये तो खाने पीने के लिए मना कर दी, तो मैंने कहा हम अपने फैमिली फिजिशियन को दिखाना। मैंने कहा ठीक है, जहाँ आपकी श्रद्धा हो आप वहाँ दिखाइए। तो इसके बाद उन्होंने चेंज किया। तो मतलब दीपावली के आसपास उनके वहाँ फॉरेन कनाडा से वो आए ना, बहू बेटे और पोता आया। तो उसके लिए फिर अच्छा बना, शायद अंकल ने भी वही लिया। फिर उसके बाद उनको जॉन्डिस एग्रीवेट हुआ, उनका फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में गए, डेथ हुआ, फिर अल्टीमेटली वो उनकी डेथ ही हो गई। मतलब वो सिर्फ जॉन्डिस ने उनको इतना वो कर दिया, वरना तो चलने फिरने लगे थे, मतलब पैरालिसिस से इतना रिकवर कर गए। लेकिन सिर्फ मतलब खाने के पीछे लोग ना पता नहीं क्या समझ में नहीं आता है। आयुर्वेद में लोगों को लगता है बस खाने के लिए परहेज बताते हैं, तो इसलिए मत करो। जी थैंक यू। और डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आशा जी, डॉक्टर मोनिका मैम, कुछ बताइए आप लोग कैसे करते हैं मैनेज मोटे लोगों को? कुछ बताइए आप लोग। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर। आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपका इतना साल का एक्सपीरियंस है सर। सर इसमें सबसे पहले तो सर डाइट पे कंट्रोल कराते हैं, और जो भी हेतु है उनके वो सारे बंद कराएं, और वही दीपन पाचन वातानुलोमन करें। और सर इसमें लेखन वस्ती बहुत अच्छा काम करती है। जैसे आपने भी बताया था कि सहचर और सरसों का तेल 70-30-75-25 के आंकड़े से दें। और उसके साथ साथ में आप लेखन वस्ती में जो जनरली त्रिफला रहता है, त्रिफला हो गया, बायबिडंग हो गया, नागर मूथा हो गया, आपका तुत्त हो गया, उसमें आप अपना शिलाजीत मिला सकते हैं, और उसमें गौमूत्र मिला के काढ़े वाली बस्ती दें। तो सर इससे वेट लॉस हो जाता है। और खाने में जो मतलब आपका है, उसके लिए त्रिफला गुग्गुल है, आपका कचनार गुग्गुल है, आपका वेहशादी सत्तू है, और आपका ये जो आप बताते रहते हो सर, वही सब दवाइयां देते हैं सर। तो उससे बढ़िया परिणाम मिलते हैं सर। तो 1 महीने में अंदाज से कितना कम हो जाता है वेट? सर वो तो सर पेशेंट पे डिपेंड करता है। पेशेंट ने अगर अच्छे से वो कर लिया, परहेज कर लिया, और डाइट चार्ट अच्छे से फॉलो किया, और वस्तुएं ली, तो मतलब मैंने जो देखा है तो करीबन 4-4, 5-5 किलो वजन तो कम होता है सर जी 1 महीने में। बहुत अच्छा बताया आपने। और हमारा जो कम होता है वो बढ़ता नहीं है, हम आयुर्वेद का जो चिकित्सा करते हैं। सर एक बार विरेचन में महातिक्तवृत देते हैं ना हम, हाँ ज्यादा क्वांटिटी में, तो उससे भी बहुत ज्यादा वेट कम होता है विरेचन में। और हाँ सिर्फ विरेचन में 2 या 2.5 किलो हो जाता है, तो वो महातिक्तवृत से होता है ज्यादा। और सेकेंड थिंग, हम संसर्जन क्रम जो देते हैं ना लोगों को, उसमें भी 7 दिन में भी बहुत सारा वेट कम हो जाता है, तो विरेचन में अच्छा रिजल्ट होता है। आप कैसे लेकिन मैनेज करती हैं मैम? यस, हेलो सर। क्या दवाई देती हैं, कैसे करती हैं, आप पूरा बताइए।
सर मैं भी विरेचन देती हूँ पेशेंट को और लेखन बस्ती देती हूँ, शिरोधारा नस्य भी देती हूँ क्योंकि डिप्रेशन भी होता है उनका, तो विरेचन में मैं महातिक्त घृत देती हूँ। और बाद में संसर्जन क्रम में भी मैं, मेरा स्ट्रिक्ट होता है थोड़ा कि जब भूख लगे तब सिर्फ सूप ही पीना है। तो सुबह मतलब जो घी घेते वो, तो 4-5 बजे ही वो सिर्फ सूप लेते मूंग का या कुछ वेजिटेबल्स का सूप बताती हूँ, बाकी कुछ भी लेना नहीं है उनको 7 दिन के लिए। और फिर विरेचन के बाद भी मैं लेखन बस्ती देती हूँ और उसके साथ साथ मैं वॉकिंग भी करने के लिए बोलती हूँ, स्ट्रेचिंग होता है। और कुछ लोगों को ज्यादा फैट्स हो तो डांस वगैरह भी करने के लिए बोलती हूँ, जो जुम्बा डांस होता है ना उसके लाइक थोड़ा सा पूरा मतलब ये स्वेटिंग आना चाहिए, इतना डांस करना चाहिए। वॉकिंग भी ज्यादा होता है और पूरा एक्सरसाइज होता है, वो मैं डिटेल करके भी लेती हूँ इसमें ओपीडी में। तो ये दोनों ही लेती हूँ सर, पूरा 1 महीने में हो जाता है सर, 5-6 किलो हो जाता है अच्छे से। जी उसके साथ शिरोधारा नस्य भी करना चाहिए क्योंकि डिप्रेशन, स्ट्रेस ये भी कॉजेस होते हैं। और दवाइयों में क्या सर दवाई में वही कॉमन सब त्रिफला देती हैं आप गोमूत्र, इंटरनल मेडिसिन में? कांचनार, मेदोहर, यही देती हूँ सर, ये कॉमन सर। ज्यादा तो मुझे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती सर, ये पूरा डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाता है। जी ठीक है मैम, थैंक यू मैम। अर्चना मैम आपने बहुत अच्छा बताया। और सर लॉन्ग टर्म रुजुविलेशन भी दे सकते हैं उसके बाद में, क्योंकि उनको पीसीओडी ये भी होता है कॉम्बिनेशन में, मेदो रोग जो होते हैं उनको, ओबेसिटी के पेशेंट को पीसीओडी, थायराइड वगैरह। तो ये इसके बाद भी 1 महीना का पूरा विरेचन बस्ती शिरोधारा से हो जाए तो उसके बाद में हम वीकली विरेचन दे सकते हैं, अभ्रहदी मोदक का या हरितकी वगैरह का वीकली मृदु विरेचन दे सकते हैं। तो बाकी जो उनमें जो स्थौल्य में तंद्रा ये सिम्टम्स होते हैं उनमें भी अच्छा होता है। और मैंने ये भी देखा कि ओबेसिटी पेशेंट में उनको डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम होता है तो वो भी कम हो जाता है, मतलब शारीरिक दोष निकल जाते हैं तो मानसिक भी जो दोष आवृत्त हुए होते हैं तो वो भी निकल जाते हैं। तो उनमें एक्टिविटीज में स्पीड आना, बोलने का स्पीड या काम करने का स्पीड, उनमें भी उन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उनमें आफ्टर पंचकर्म। ये भी देखा है सर मैंने। जी, बहुत अच्छा बताया मैम। और थैंक यू मैम। डॉक्टर कंचन मैम आप बताइए, आप कैसे करती हैं? प्रणाम सर। आपका नाम मैम बताइए। सर मैं तो 20 डेज के लिए 3 kg का टारगेट देती हूँ पेशेंट को। कभी कभी पेशेंट 1 किलो भी कम करके आता है, कभी कभी 5 किलो भी कम करके आता है। और उसे सबसे पहले तो भूख लगने पे खाने के लिए बोलती हूँ और प्यास लगने पे पानी पीना है, ये स्ट्रिक्टली बोल देती हूँ। और सुबह का जो भी चाय के साथ नाश्ता वगैरह सब बंद करा देती हूँ सर उनका। और भूख लगने पे उनको जैसे दलिया होता है मिक्स वाला हमारा, तो उसमें मूंग है, अपना बाजरा है और गेहूं गेहूं का फाड़ा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन, और उसमें थोड़ा अजवाइन और तिल है। और ये सब पकाने के लिए वेजिटेबल डाल के आप कुकर में पकाने के लिए बोलते हैं सर। और उसे ही खिलाते हैं मॉर्निंग में, जैसे भी जितने बजे भी भूख लगे, 9 बजे हो लगे या फिर 12 बजे लगे, तो वही उनका मतलब प्लेट भर के जितना पेट भूख है उतना खाने के लिए बोलते हैं, उस पर घी डाल के खाने के लिए बोलते हैं। और शाम में भी अगर वो पेशेंट उसके लिए कंफर्टेबल है तो वही दलिया हम रिपीट कराते हैं, या फिर कोई भी भाकरी और एक सब्जी, जैसे दूधी है, टिंडा है, परवल है, ये सब्जी के साथ भाकरी, ऐसे मतलब 2 टाइम का खाना उनको बोलते हैं। बहुत पेशेंट दलिया को प्रिफर करते हैं, तो मुझे लगता है मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है। कभी कभी पेशेंट 5-5 किलो तक वजन कम कर लेता है। 21 डेज वो दलिया खाने के लिए बोलते हैं कंटिन्यू, सुबह और शाम। और मेडिसिन में सर मेदोहर वटी है, त्रिफला गूगल है, आरोग्य वर्धिनी है, कांचनार गूगल है, कायाकल्प क्वाथ भी चलाती हूँ सर, और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर। और थोड़ा सा वॉकिंग के लिए एडवाइस करती हूँ, थोड़ा प्राणायाम करने के लिए बोलती हूँ। प्राणायाम जैसे कोई स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा नहीं करने के लिए बोलती हूँ और बहुत ज्यादा रन करने के लिए भी नहीं बोलती हूँ। धीरे धीरे जैसे वेट कम होते रहता है वैसे वैसे थोड़ा सा एक्सरसाइज ऐड कराती हूँ। पर पहले ही दिन भागने के लिए कभी बोलती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे पेशेंट फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं आगे। तो थोड़ा हल्का हल्का प्राणायाम, हल्का वॉक ऐसे ही बहुत बताती हूँ। पेशेंट डाइट और थोड़ा सा भी प्राणायाम या थोड़ा सा भी वॉक करता है तो भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं।
जैसे बहुत सारे पेशेंट में इंचेस वाइज लॉस दिखता है पहले मंथ में। बहुत बार बोलते हैं कि मैम इतना सब करने के बाद भी वेट कुछ भी कम नहीं हुआ है, बस पर अगर देखो बोले तो ड्रेस थोड़ा सा लूज लग रहा है मुझे, तो वो इंचेस वाइज लॉस दिखता है। पर नेक्स्ट मंथ में अगर ये कंटिन्यू करता है पेशेंट तो काफी अच्छा रिजल्ट दिखता है, वेट भी कम दिखता है और इंचेस वाइज लॉस और कम, मतलब और बॉडी श्रिंक लगती है उनकी। तो जिससे उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं। आधे लोग होते हैं सर कि बिल्कुल बीच में ही छोड़ देते हैं कि अरे 20 दिन में तो कुछ भी नहीं, इंच से लॉस हुआ है, छोड़ देते हैं सर। तो फिर उनमें मतलब उनमें जुनून ही नहीं रहता है। एक्चुअली ये बात ऐसे हो गई कि जिसमें पैशन है लिटरली कि वेट कम करना है हमको, तो वही कर पाता है। नहीं तो सर मोस्ट ऑफ पेशेंट ऐसे ही करते हैं कि 1 महीना मेडिसिन खाया और फिर वेट कम कर दिया और फिर वो छोड़ देते हैं। जिनमें ऐसे लगता है नहीं मुझे करना ही है, तो मैंने तो 25 केजी भी कम किया है। पर वो पेशेंट में जुनून था सर कि नहीं मुझे करना ही है, तो वो इतने अच्छे से फॉलो करता था। मुझे हर बार उसका रिजल्ट दिखता था और मुझे भी अच्छा लगता था और उसे भी अच्छा लगता था कि चलो वेट कम हो रहा है करके। मतलब हम सेम मेडिसिन सेम प्रोटोकॉल बताते हैं, बाकी सब डाइट का, आहार विहार का, सबका, तो भी हमें मतलब कुछ पेशेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और कुछ पेशेंट हमें मुझे लगता है चीटिंग करके जाते हैं कि खाते भी है और बोलते हैं कि नहीं कुछ भी कम नहीं हुआ। ऐसे भी पेशेंट मिलते हैं सर। जी सर। जी, अभी पहले 7वां और 8वां नंबर का 9वां नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि असाध्य के लक्षण एवाद वो पद्रव करो विशेषाद अग्नि मारुतो एततु दहत स्थूलम वन दावो वनम यदा वेदस्यति समृद्धे सहसैवा निलादयः विकारान दारुणान कृत्वा नाशन्त्याशु जीवितम। अति स्थूल के लक्षण लिखे हैं कि मेद मासाति वृद्धत्वात् चलक स्पिल गुदर स्तनः यथो अपचयो साहो नरो अति स्थूल उच्यते। मतलब परिश्रम न करने से, दिन में सोने से, कफ बढ़ाने वाले पदार्थ खाने से अन्न रस आम रस के समान मधुर हो जाता है और स्निग्धता के कारण मेद की वृद्धि करता है। बढ़े हुए मेद से जब शरीर के स्रोतस रुक जाते हैं तब रुधिर आदि धातुएं नहीं बनती है और मेद ही संचित हो जाता है। धातुओं के पुष्ट न होने से वह मनुष्य सब कामों में अशक्त हो जाता है। तब शुद्र श्वास, प्यास, मूर्छा, निद्रा, अकस्मात श्वास का अवरोध अथवा गले में घुरघुराहट, अंगों में ग्लानि, छींके, पसीना, देह में दुर्गंध आना, निर्बलता, मैथुन करने की शक्ति में अल्पता उपद्रव होते हैं। मेद सब प्राणियों के पेट के हड्डियों में रहता है और अतः प्राय मेद रोग वाले में को उदर वृद्धि हो जाती है। मेद के द्वारा वायु के मार्ग रुद्ध होने से वायु कोष्ठ में घुमा करता है और अग्नि को दीप्त करके आहार को सुखा देता है। इसलिए इस आहार का शीघ्र पच जाता है और वह फिर खाने की इच्छा करता है। कुछ समय बाद प्रमेह, पीड़िका, ज्वर, भगंदर, विद्रधि अथवा वात व्याधि के दारुण विकार उत्पन्न करते हैं। कोष्ठ में प्रवृत्त वायु और उपद्रव करते हैं। मेद के रोगी का शरीर स्थूल हो जाता है और स्थूल शरीर को कोष्ठ के वायु और अग्नि जैसे वन को दावाग्नि भस्म कर देता है। मेद के अत्यंत बढ़ जाने से वायु आदि अनेक विकार, दारुण विकार उत्पन्न करके शीघ्र ही जीवन नष्ट कर देते हैं। मेद और मांस के अत्यंत बढ़ने पर शरीर इतना स्थूल हो जाता है कि कमर के नीचे का भाग, पेट और स्तन हिलने लगते, उत्साह नष्ट हो जाता है। मेद का रोगी अति स्थूल हो जाता है। तो यही कॉम्प्लिकेशंस बताए हैं कि मेद की अतिवृद्धि से उदर, स्तन, ये अति विस्तृत होकर नीचे लंबायमान हो जाते हैं। फिर प्रमेह, प्रमेह पीड़िका जो स्थूल प्रमेह बताए, ज्वर, भगंदर, विद्रधि, पक्षाघात आदि, वात व्याधि, हृदरोग, रक्तचाप बढ़ना आदि अनेक उपद्रव मेद रोग में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें एक चिकित्सा बताया है कि गुरु चाप तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति वातग्नानि अन्न पानानि श्लेष्म मेदो हराणि च रुक्षोष्णा बस्त्यस्तीक्ष्णा रुक्षानुदर्वर्तनानि च प्रजागरम व्यायाम च व्यायामम चिंतनानि च स्थौल्यमिच्छन्न परित्यक्तुम क्रमणाभिप्रवर्धेत। मतलब मेदो रोग में आहार पर नियंत्रण रखना यही महत्व की चिकित्सा होती है। आहार और औषधीय द्रव्य ये सब कफग्न और मेदग्न होना चाहिए। मतलब कफग्न और मेदग्न ऐसी चिकित्सा होनी चाहिए, उससे वात प्रकोप ना हो, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आहार में जो द्रव्य लेना है वह सब पचन के लिए गुरु हो, परंतु जिससे सार भाग कम है ऐसा होना चाहिए। आहार द्रव्य रुक्ष होना चाहिए, कठिन होना चाहिए। जैसे यव, यव मतलब जौ, कुल्थी, अनेक प्रकार के तृण धान्य जैसे नाचनी, कोदो, बाजरा, इनका प्रयोग लाभदायी होता है। शहद, जो मधु होता है, शहद, हनी, यह भी आप तर्पण करने वाले एक उत्तम द्रव्य है।
शहद गुरु है फिर भी अग्निवर्धन नहीं करता है। इसके विपरीत शहद से अपतर्पण होता है, मेद धातु का शरण होता है। मेद रोग में कटु तिक्त द्रव्यों का सेवन करना अच्छा रहता है। कटु तिक्त द्रव्यों से सिद्ध जल पान के लिए प्रयुक्त करना है। मतलब कटु और तिक्त द्रव्यों से सिद्ध ही जल पीना है। पीने का पानी हमेशा गर्म होना चाहिए। गर्म पानी से भी लेखन होता है। हमेशा गर्म पानी पीने से क्या होता है, 1 महीने में 1 से 2 किलो भार कम हो जाता है, परंतु किसी प्रकार का दुर्बलता महसूस नहीं होती है, ये इसकी विशेषता है। मेद रोग में जागरण करना, व्यवाय करना, मतलब इसमें व्यवाय बोला है कि व्यवाय करना चाहिए, धातु का क्षय करना चाहिए और व्यायाम हितकर होता है। इनकी क्रम से मात्रा बढ़ानी चाहिए, अन्यथा इनसे भी तकलीफ होती है। इन तीनों उपक्रमों से, 3 उपक्रम कौन से, तो जागरण, व्यवाय और व्यायाम, इन तीनों उपक्रमों से मेद धातु का लेखन होकर शरीर लाघव प्राप्त होता है, उत्साह भी बढ़ता है। इन सभी उपक्रमों के साथ रोगी को कुछ कुछ मानसिक चिंता उत्पन्न हो, यह भी देखना होगा। इससे भी थोड़ा सा परंतु निश्चित रूप से लाभ मिलता है। औषधि चिकित्सा में अधिक महत्व पथ्य को है, इसलिए शुरू में ही इस पथ्य के बारे में विचार रखा जाता है। अब औषधि द्रव्य का विचार क्रम प्राप्त है। मेद रोग में रुक्ष उष्ण द्रव्यों के लिए बस्ती हितकर होते हैं, मतलब जो रुक्ष बस्ती हो या उष्ण बस्ती हो। सामान्यतः वत्सकादि गण के द्रव्यों की सहायता से निरूह का प्रयोग किया जाता है। मृदु अनुलोमन भी मेद रोग में हितकारी होता है। अनुलोमन के लिए रुक्षण, लेखन, मृदु विरेचक ऐसा गोमूत्र अधिक उपयुक्त होता है। गोमूत्र हरित की, इस गोमूत्र कल्प का भी प्रयोग अनेक बार किया गया है। औषधि द्रव्य में शिलाजतु, कुंभा, ये 2 द्रव्य मेद रोग में अग्रगण्य माने जाते हैं। 1 से 2 ग्राम शिलाजतु हर दिन गर्म पानी से लेना हितावह रहता है, परंतु शिलाजित बहुत दिनों तक लेने से शोभ उत्पन्न होने की संभावना होती है। शिलाजित भी युक्ति पूर्वक लेना चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर शोभ हो जाता है। और इस दृष्टि से शिलाजतु के कल्पों का अधिक उपयुक्त होता है, जैसे चंद्र प्रभावटी मेद रोग के लिए उपयुक्त कल्प है। कुंभ जतु, ये कुंभाफल और शिलाजतु का कल्प भी फायदेमंद दिखाई देता है। गुग्गुल भी लेखन गुणों से युक्त है, वृक्ष, वातक और कफ मेदर होने से मेद रोग में उपयुक्त होता है। त्रिफला, त्रिकटु गुग्गुल, ये त्रिफला गुग्गुल के घटक द्रव्य हैं। तो त्रिफला गुग्गुल का लेखन और स्त्रोतरोध नाशक होने से त्रिफला गुग्गुल यह मेद रोग के कार्यकारी और एक महत्वपूर्ण द्रव्य है। मेद रोग में सभी धातुओं में शैथिल्य आता है। दौर्बल्य भी काफी अधिक प्रमाण में दिखाई देता है। लौह भस्म कषाय रस का और उत्तम कफ मेदर होता है, वह धातु शैथिल्य कम करने में श्रेष्ठ माना जाता है लौह भस्म, इसलिए त्रिउष्णादि लौह इसका प्रयोग किया जाता है। लौह भस्म स्वतंत्र रूप से उपयोग में लाया जाता है, जिसमें लौह और ताम्र भस्म, शिलाजतु, गुग्गुल ऐसे घटक द्रव्य, और ऐसा ही लौह, ताम्र, शिलाजतु, गुग्गुल वाला आरोग्यवर्धिनी वटी मेद रोग में दिया जाता है। आरोग्यवर्धिनी बल्य है, यहाँ बल्य शब्द से भार बढ़ना ऐसा अपेक्षित नहीं है। धातु शैथिल्यता दूर करके थकावट को दूर करने वाला द्रव्य, इस अर्थ से बल्य शब्द प्रयोग किया जाता है। मेद रोग में स्वेद प्रवृत्ति अधिक होती है। अति स्वेदन से शरीर दुर्बल होता है। यह लक्षण कम करने का हेतु वृक्ष द्रव्य को उद्वर्तन लाभदायी होता है। उद्वर्तन में हरित की, शिरीष, लोद्र, नाग केशर आदि का सूक्ष्म चूर्ण उद्वर्तन के लिए उपयुक्त है। पसीना कम करने के लिए वंग भस्म उपयुक्त होता है। अब आप लोग बताइए, आप लोग का कोई एक्सपीरियंस है? डॉक्टर आशा गुप्ता मैम, आपने कैसे वेट लॉस किया है, आप कुछ बताइए। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, आप लोग कैसे वेट कम करते हैं? कुछ है एक्सपीरियंस आप लोग का? अगर बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। डॉक्टर दीप्ति जी, आप बताइए, आपका कोई एक्सपीरियंस है वेट लॉस करने का? नहीं, मैंने ट्रीट नहीं किया अभी तक के। कोई बात नहीं। डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आप बताइए। सर, ऐसे पेशेंट पे तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट हाँ मैंने अपने घर में ही किया है, और बिना किसी भी मेडिसिन के। सर, मैंने केवल डाइट मेंटेन किया था, और मेन सर मैंने फोकस डाइट पे, डाइटिशियन से डाइट चार्ट लिया था। उसके बाद मैंने मेन इनको योग करवाया था, और फोकस सर इनका सूर्य नमस्कार और कपालभाति और सर अग्निसार है ना। और अग्निसार के साथ में सर उसको मैनेज करने की, क्योंकि गर्मी का टाइम था ना, तो शीतली प्राणायाम का कॉम्बो भी देती थी मैं। तो सर उन्होंने ना 5 किलो वजन कम कर लिया था 1 महीने में जी। बस सर इतना ही था।
जी। और वो बच्ची का तबीयत कैसे है मैम? डॉक्टर मंदाकिनी मैम, आपकी वो जी सर। बच्ची का सर वो तबीयत? ना उसको, हाँ रात में ना उसको लूज मोशन, लूज नहीं होता था, जैसे वो लपसी टाइप की होती है ना, उस टाइप हाँ का उसको मोशन हुआ। फिर उसके बाद वो दर्द 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 चिल्लाती रही। फिर मैंने कहा बिलाजिल ले लो तुम, है ना। बिलाजिल मैंने उसको कंटिन्यू कर दिया। और फिर उसके बाद जो है मैंने बोला सो जाओ, तो वो सो ही नहीं रही थी दर्द के मारे। फिर ना जिनको आज हम दिखाने गए थे डॉक्टर को कल, उन्होंने फिर उसको 5 mg की एक गोली दी थी। वो कल दिन भर नहीं सोई, रात भर 12 बज गया। तो मैंने कहा चलो अब इनकी गोली दे देते ताकि हम सब भी सो जाएं। फिर वो सो गई है। अभी सुबह उसको उठाया है दवा देने के लिए। वो कह रही है कि मुझे थोड़ा आराम और कर लेने दो। मैंने कहा चल पर दवा खाते रहो कम से कम, फिर आराम करो। तो अभी तो सर ठीक है। क्या करूं सर? अब क्या सर, छीवला तेल की देख के देखूं क्या? हाँ, शीर वाला तेल का दीजिए बस्ती। मैं कल सोच रही थी कि चलो थोड़ा सा उसके इंटेस्टाइन को वो करते हैं। आप हाँ। 100 ml तक नहीं दे सकती ना बस्ती? अरे सर मैंने कल 10 ml दिया, 10 ml में इसका बुरा हाल हो गया। नहीं, ज्यादा मात्रा में दीजिए सर मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि ना, 10 ज्यादा ml में। स्नेहन होगा तो और अच्छा फायदा होगा। सर अगर बस्ती नहीं ले रही है तो तेल धारा भी कर सकते हैं ना इसमें, क्योंकि हम पेन में देते हैं जनरली, जानू पेन वगैरह में। हाँ तो तेल नहीं, धारा से भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। कंटिन्यू थोड़ा ज्यादा दिन करना पड़ता है, या थोड़ा गर्म पिच्चू भी रख सकते हैं उधर, थोड़ा बड़ा पिच्चू। वो तो मैम पीछू फिर तो उसको मेरे ख्याल से जिस दिन से इसका केस डिस्कस हुआ है, उस दिन से इसको पीछू रखा ही जा रहा है। पिच्चू नाभि पूर्ण तो हो ही रहा है। तेल धारा भी देखिए केज करके। ठीक है मैम। सर छीर बला में देके देखती हूँ लेकिन आप शुरू बस्ती करती दीजिए हूँ। आज, शीर वाले तेल का आज सर मैं कल क्या हुआ ना, ये मोशन करने गई, बोल लिया मेरे को जलन हो गई है, इसलिए फिर मैं और चुप हो गई। मैंने कहा मोशन बार बार जाने से भी हो सकता है छिल गया हो उधर रास्ता। अच्छा ठीक है, फिर बताइएगा आज कैसा लग रहा है। हाँ सर आज देखते हैं, फिर कल ही कुछ सोचते हैं इसके बारे में। हाँ ठीक है सर, thank you। डॉक्टर गुरप्रीत कौर मैम, आप लोग कैसे वेट कम करते हैं अपने पेशेंट का, आप बताइए। प्रणाम सर। हाँ मैम, आप बताइए। सर वो मेदो हर गुगलो देती हूँ मैं, और एक वो स्लिम फिट आता है हिमालय कंपनी का, हाँ तो उससे भी थोड़ा सा होता है। एक वृक्षामला आता है सर, और गर्म पानी पीने को देते हैं। हाँ। और त्रिकटु चूर्ण है, चंद्रप्रभा वटी, यही देते हैं सर। वो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि पेशेंट में शायद तसल्ली नहीं रहती, वो बहुत लंबा ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहता, ये दिक्कत रहती है। हाँ बस्ती बस्ती तो दिया नहीं है सर मैंने इसमें ना, बस्ती से ज्यादा फर्क पड़ेगा सर, है ना? हाँ, लेखन बस्ती देने से बहुत अच्छा फायदा। हम्म। तो उसमें कौन कौन से द्रव्य देने होंगे जो भी आप दे सर? लेखन उसमें गोमूत्र डाल के दें तो बहुत अच्छा फायदा। उसमें आप डालिए ना, नीम है, फिर मतलब जो लेखन करने वाले द्रव्य हैं हाँ, उनका द्रव्य डालना है। शैलोद्र है, नागकेशर है। अच्छा लेखनीय गण देखिए, लेखनीय गण चरक सूत्र स्थान चौथा में लेखनीय गण बताया। ठीक है सर। त्रिफला का प्रयोग करें, हाँ, त्रिफला का काढ़ा बना के गोमूत्र डाल के उसका बस्ती दे दें, बहुत अच्छा वेट लॉस होता है। त्रिकटु, त्रिफला, गोमूत्र, वैतरण बस्ती देने से भी वेट लॉस होता है अच्छे से। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर शैलेश भाई, आप कैसे देते हैं वेट लॉस, कैसे कराते हैं आप लोग गुजरात में? डॉक्टर गीता पटेल मैम, आप बताइए आप लोग कैसे देते हैं? डॉक्टर रश्मि, हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर वेट लॉस के लिए सर यही आरोग्यवर्धनी वटी, और सर बीच बीच में कभी कभी कशनार गुगुल भी डाल देती हूँ। अगर सर पीसीओडी का पेशेंट है तो कशनार भी, और वृद्धिवादिका वटी, और आरोग्यवर्धनी वटी, ये सर चलता है। और त्रिफला भी चलता है, और मेदोहर गुगुल भी चलता है। प्लस सर डाइट, और प्लस सर योग और एक्सरसाइज। सर अभी मैंने विरेचन ट्राई नहीं किया है, बट मैं डेफिनेटली अब मैं सर विरेचन दूंगी सर पेशेंट को। सर नित्य विरेचन के लिए तो मैं डाल देती हूँ, बट क्लासिकल विरेचन नहीं मैंने अभी ट्राई किया। सर मैं वो करूंगी सर अब ट्राई। ठीक है, फिर बताइएगा। थैंक यू मैम। ठीक है सर। डॉक्टर शैलेश भाई आप बताइए सर। थैंक यू मैम। डॉक्टर शैलेश भाई। सर मैं इसके अंदर स्टीम भी करवाता हूँ मैं। हाँ स्टीम करवाने से रोज का 200 से 500 ग्राम तक भी वजन कम होता अच्छा। है। 200 ग्राम जितना तो होता ही है। हाँ स्टीम करवाने से पहले घर से उनको उद्वर्तन का वो सब बता देता हूँ मैं।
कि योग सार, जौ का आटा, हल्दी और सरसों के तेल से वो उपटन करना है उसका, फिर आना है। दवाइयाँ तो चलती है, साथ में ये सब रहता है ना, तो बहुत अच्छा उसमें मिलता है। अच्छा, और इंटरनल दवाइयों में क्या देते हैं? मेदोहर गुगुल का पाउडर लेता हूँ मैं, तो पाउडर सेहत के साथ लेने के लिए। जी, ठीक है। और कुछ किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। डॉक्टर गीता पटेल मैम, आप बताइए। जी सर, हाँ, वैतरण बस्ती का योग आपको एक बार जरा बता दीजिए ना। उसमें 100 ml गोमूत्र लेते हैं, 50 ml गुड़ का पानी, 50 ml इमली का पानी, इसको मिक्स करते हैं 200 ml मिक्स करके, और ये दे देते हैं। किसी किसी का कोष्ठ क्रूर होता है तो यही प्रपोर्शन को बढ़ा देते हैं। मतलब गोमूत्र 2 रहता है, ज्यादा मात्रा में, डबल मात्रा में रहता है, और इमली का पानी और गुड़ का पानी हाफ हाफ मात्रा। टाइमिंग कौन सा रहता है सर इसके लिए? कौन सा? ये कौन से टाइम पर, सुबह में करना है, रात को करना है? कभी भी करिए, सुबह करिए, शाम करिए, कभी भी करिए। वैतरण बस्ती के बारे में चक्रपाणी दत्त की जो बुक है, चक्रदत्त, उसमें लिखा हुआ है, मेदो आम वात रोगाधिकार में, उसमें आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। हेलो सर। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ हाँ, यहाँ एक दो है इसे गवर्नमेंट में है, वो रोज के 400 पेशेंट करते हैं और उसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। वो डाइट चार्ट एक स्ट्रिक्ट फॉलो कराते हैं, और एक है सतोया करके, वो मेदो गुगड़, त्रिफला गुगड़, और ये विरेचन के लिए कोई ड्रग देते हैं, उसकी सीस एक स्पेशल है कोई वटी, और अभयारिस देते हैं। फिर हर एक को राज को हरी तक की लेना ही है, गोमूत्र हरी तक की है या फिर एरन भूसा हरी तक की, हर एक को लेना ही है, वो लाइफ टाइम लेना है। वो उसको सब बोल देते हैं, उसको लाइफ टाइम लेना है, फिर वजन कम हो गया तो भी। और एक दूसरा है वो गुड़ुचादी कषाय या फल त्रिकादी कषाय, दोनों में से एक कषाय। पित्त है तो गुड़ुचादी, कफ है तो फल त्रिकादी, और उसके साथ टेबलेट्स जो जिनकी कंप्लेन है उस हिसाब से देते हैं। पर त्रिफला गुगड़ी उस सबको देते हैं यहाँ जी। और उसका डाइट चार्ट मैं ग्रुप में भेज दूंगी, एक का डाइट चार्ट मेरे पास है। आप डाइट चार्ट भेजिए। ओके। आप लोग कैसे डाइट कराते हैं, एक बार देखना है। हाँ। ठीक है मैम, थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है, अपना कुछ अलग स्टाइल या अलग मेडिसिन? डॉक्टर स्मिता मैम, सविता मैम, आप लोग बताइए कुछ, आप लोग कैसे वेट लॉस कराते हैं पेशेंट को? नहीं बताना है तो हम सेशन बंद करते हैं, फिर 7 बजे मिलते हैं, ठीक है? हम सेशन बंद करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं अष्टांग हृदय के सेशन में। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।